अस्थमा जो बीमारी है, ये इस समय समाज में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है। मरीज ये समझने को तैयार नहीं है कि बीमारी हो क्यों रही है। सबको लग रहा है कि एलर्जी हो रही है, एलर्जी हो रही है, धूल से एलर्जी है, धूप से एलर्जी है, ठंडे से एलर्जी है, आइसक्रीम से एलर्जी है। ये सारे कंडीशंस जो हम लोगों को दिख रहे हैं, ये तो लक्षण है ना। हमारा बॉडी एक खास तरह के चीज के प्रति ज्यादा रिएक्ट हो गया, रिएक्ट कर रहा है। अब ये क्यों रिएक्ट करना शुरू कर दिया? अभी 2 साल 3 साल पहले वही बॉडी रिएक्ट नहीं कर रहा था, और अब क्या है कि ये पेशेंट का बॉडी रिएक्ट कर रहा है। तो कुछ तो उसके याददाश्त में, इंफॉर्मेशन में, उसके स्टाइल में कुछ गड़बड़ी आई होगी, और मरीज इस पे नहीं बात कर रहा है। एंटी हिस्टामिनिक खाना है, मोन्टोलिकास्ट लेना है, पफ लेना है, नेमोलाइज कराना है, मतलब जो भी तुरंत रिलीफ देने वाले मतलब चीजें हैं, उस पर मरीज को काम कराना है। पर मरीज कभी डॉक्टर से नहीं पूछता सर इसको क्योर करने के लिए क्या किया जाए। और यही हम लोग की समस्या है कि ये अस्थमा है क्या, ये पहले उसे समझ में तो आए। और कभी आज तक मरीज क्लिनिक में आकर ये नहीं पूछा है कि सर ये अस्थमा वास्तव में है क्या, या ब्रोंकाइटिस या सीओपीडी, जो भी नाम लेकर के आ रहा है। मेन बात क्या है कि फेफड़े में कफ भर गया है, खांसी आ रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रहा है। ये बेसिक बात है। अब ये क्यों हो रहा है, इस पे उससे चर्चा नहीं करना है। इसके लिए वो आके पूछता है डेरिफाइलिन सर मैं 7 साल से ले रहा हूँ, मैं पफ इतने दिन से ले रहा हूँ, तो क्या पफ लेने से, डेरिफाइलिन लेने से ये ठीक हो जाएगी बीमारी आपकी? बहुत सारे पेशेंट सल्बुटामोल साल्ट के भी मेडिसिन लेते हैं। हाँ, ले रहे हैं। फिर उसमें क्या होता है कि ट्रिमर स्टार्ट हो जाते हैं, हाथ पर कांपने लगता है। फिर उसके बाद से कुछ समय तक लगता है उनको कि ये शॉर्ट टर्म उसका रिएक्शन है। फिर धीरे धीरे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम आता है, फिर पेट खराब होता है, तमाम समस्याएं बन जाती हैं। पर बेचारों को समझ में नहीं आता अस्थमा है क्या। तो आज हम लोग चाह रहे हैं डॉक्टर साहब कि हम लोग बताया जाए लोगों को कि आखिर अस्थमा है क्या, ताकि वो समझे। और हम जानते हैं कि ये वीडियो ज्यादा लोग नहीं देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो हम लोग की लंबी हो जाएगी। पर जो भी देखे, यदि भारत में 100 करोड़ लोग हैं, उसमें से 2000 लोग भी यदि देखता है या 1000 लोग भी देखता है, उसे बात समझ में आए कि ये चीज क्या है। जब तक समझेंगे नहीं तब तक इलाज किस चीज करेंगे। तो अस्थमा क्या है, ये प्रश्न आता है। ठीक है, तो अस्थमा के बारे में समझना ये है कि अस्थमा एक ऐसा कंडीशन है जिसमें फेफड़े में कफ भर गया, सांस लेते समय सांस जो ऑक्सीजन अंदर गया वो बाहर निकल नहीं पाता है। पेशेंट को निकालने में दिक्कत आता है, लेने में दिक्कत नहीं आता है, निकालने में दिक्कत आता है। तो ये अस्थमा कॉज होती है। ठीक है, अब मरीज को ये लगता है कि अस्थमा फेफड़े की बीमारी है, और हमारा अप्रोच क्या है, अमाशय का स्थान है। और अमाशय जो है वहां पे कफ बनता है। और अमाशय में होता क्या है, खाना खाएं सबसे पहले खाना ओसोफेगस से कहाँ पहुंचा, अमाशय। अब अमाशय में खाना जो है वो लुगदी बनता है, मॉडर्न भाषा में काइम बोलेंगे उसको। तो वहां पे कफ बना, और बनने के बाद क्या है कि वायु तब तक विकृत नहीं होगा जब तक उसके रास्ते में रुकावट ना। ठीक है, तो रुकावट आ रहा है कहीं ना कहीं पेशेंट को। तो अब ये रुकावट यहाँ से मुंह से शुरू होता है, नाक से शुरू होता है, फेफड़े में जाता है, और ये गति तो हमारे पूरे बॉडी में हो रही है। तो या तो पेशेंट का अपान वायु विकृत है, यानी उसका लैट्रिन सही नहीं हो रहा है, पेशाब रोकने की टेंडेंसी हो, लैट्रिन रोकने की टेंडेंसी हो, या फीमेल जॉब करने वाली जो लोग हैं उनका इस तरह का जगह है जहाँ पे वो बार बार यूरिन के लिए या फिर स्टूल के लिए नहीं जा पा रही हैं, वहाँ अपान वायु विकृत हुआ तो भी अस्थमा है। दूसरा है कि अमाशय जो है वहाँ पर हाइपर एसिडिटी बन रही है लंबे समय से, तो वहाँ भी आपको ये अस्थमा कॉज हो जाएगा। तीसरा है कि ऐसा पेशेंट का मतलब डाइट हिस्ट्री है, जैसे रात को 2 बजे उठ खाने वाला, रात में सोते समय हेवी आइसक्रीम लेने वाला, या कुछ इस तरह का चीज ले रहा है। कुल मिला के वात के समय वात का जो भी नियम है वो फॉलो ना करता। तो वात का नियम तो ठीक है, जीवन का ही नियम नहीं पता है, जीवन का नियम, दिनचर्या ही नहीं पता है। ठीक है, अच्छा, इनको यदि बोला जाएगा कि ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठ, माने कि तो मानते हैं कि भारत में आज भोर में उठने वालों की संख्या नहीं है। माने कि हम मानते हैं कि 100 लोगों में से 20 लोगों का वर्क शेड्यूल ऐसा है जो कि भोर में नहीं उठ सकते। मैं तो ये मानता हूँ अपने अनुभव से कि सुबह में जगने से ज्यादा जरूरी है रात में टाइमली सो जाना। हाँ, क्योंकि वो सुबह उठने का एक मेन कारण बनता है। तो ये चीजें हैं। अब इस चीज को समझना हम लोगों के लिए जरूरी इसलिए बन जाता है क्योंकि जब अमाशय हमारा ट्रीट हो जाएगा, अमाशय ठीक हो जाएगा, ठीक है, तो कफ बनना बंद हो जाएगा। कफ बनना बंद हो गया
तो जो है चेस्ट में पड़ा हुआ उसको हम लोग निकाल सकते हैं। अब उसके लिए हम लेखन कर सकते हैं, छेदन कर सकते हैं, स्नेहन कर सकते हैं, वमन करा सकते हैं, विरेचन करा सकते हैं। बहुत प्रक्रियाएं हैं, हर एक पद्धति में है, ठीक है। लेकिन कॉन्जेशन है कि जब तक बनने की प्रक्रिया हम नहीं बंद कर दें तब तक क्या फायदा इस चीज का। तो इस तरीके से हम लोगों का ये अस्थमा है। अब ये अस्थमा क्या सांस की बीमारी है? तो ये अस्थमा जो है ये मूलतः बीमारी पाचन की है। पाचन की। अब पाचन में क्या दिक्कत आता है पेशेंट के साथ कि जब पेशेंट हमारा खा रहा है, अभी क्या है, पहले था कि हमारे यहाँ कुपोषण की बीमारी होती थी, लोगों के पास खाने की चीजों का अभाव था। अब क्या है कि ओवर न्यूट्रिशन है। एक सामान्य परिवार का बच्चा भी जिनके यहाँ की सैलरी 10, 15, 20 हजार रुपए भी है, उनके यहाँ भी ओवर न्यूट्रिशन देखा जा रहा है। और ओवर न्यूट्रिशन क्या है? अनपैटर्न्ड है। अब तो आने वाले समय में और बीमारी आने वाली है, क्योंकि जिसे शरीर की एक कोशिका की फिजियोलॉजी नहीं पता है वो भी ज्ञान दे रहा है कि प्रोटीन लीजिए, कार्बोहाइड्रेट मत लीजिए, ये करिए वो करिए, ज्ञान दे रहा है। तरह तरह के विटामिन के टैबलेट्स आ रहे हैं। हाँ। अब सोचिए ना कि पेशेंट आ रहा है वो 5 साल से मल्टीविटामिन ले रहा है, ठीक है, और फिर भी विटामिन की कमी आ जा रही है रिपोर्ट्स में। भाई तो तुम क्यों ले रहे हो? विटामिन डी की कमी है। आप तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम प्रैक्टिस कर देख रहे हैं, 10 में से 7 लोगों को विटामिन डी की कमी है। बाल गिर रहा है, क्या कारण है? विटामिन डी के कारण है। अब बाल में तेल लगा रहे हैं, घी लगा रहे हैं, कोई मिनॉक्सिडिल लगा रहा है, कोई बायोटीन ले रहा है, कमी किसकी? तो विटामिन डी की है। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत सूर्य को माना जाता है, लेकिन टाइमली कोई उठे तब तो। अब देखिए ना, समस्या ये है कि टाइमली उठना तो छोड़ दीजिए, शाम में जाएंगे नहीं फील्ड में, और विटामिन डी जब कम होगा तो सूरज की रोशनी से पेशेंट को एलर्जी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे धूप में जाएगा चक्कर आना स्टार्ट हो जाएगा, कमजोरी हो जाएगा, स्किन खराब होने लगेगा, और मरीज क्या होगा, उसके चलते और एहतियात करेगा कि हम धूप में ना जाए, और ये ट्रैप में गया फंस। अब खाओ बाहर से सैचेट लो, टैबलेट लो, कैप्सूल्स लो, कंपनियां तो चाहती हैं कि आप लो, ठीक है। और इन चीजों पर बात कौन करेगा? बात करने के लिए जो लोग बात करेंगे इनके वीडियो हिट नहीं करेंगे, ठीक है। और जो लोग वीडियो बना के कहेंगे कि ये घरेलू नुस्खा खाइए, ये रामबाण वाली ये 2 दिन में आपका अस्थमा ठीक कर देगा, ऐसी दवाओं का ज्यादा प्रचार हो रहा है। अब रामबाण तो राम जी के पास था, वो तो त्रेता युग में थे, ठीक है। जब त्रेता युग में थे राम जी तो उनके पास था, उनका धनुष पिनाक था, सारंगधर था, चलाते थे जो करते थे। हम आपके पास क्या है? औषधि है, उन लोगों का दिया हुआ सिद्धांत है, और जब तक सिद्धांत को पालन करिएगा नहीं ठीक नहीं होगा। अपना दुख तो एक और है, आयुर्वेद में लोग समझते हैं कि जड़ से ठीक होगा, ठीक है, तो दवाइयों से जड़ से ठीक होगा कि आयुर्वेद से ठीक होगा? आयुर्वेद का मतलब होता है स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण, निरोग आदमी को निरोग रखने का उपाय, और फिर बीमार की चिकित्सा। अब निरोगी कैसे रहेगा? दिनचर्या पालन करो, दिनचर्या पालन करो, कम से कम आयुर्वेद की सुनो। अच्छा, आयुर्वेद में 2 तरह के सिद्धांत हो गए, तो स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, आतुरत से विकार प्रशमन। तो स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण वाला जो नियम है, यानी स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखने वाला जो नियम है, उसको रोगी व्यक्ति भी अपना लेता है। हाँ। अगर रोगी व्यक्ति का जो नियम है उसको कहता है कि ये भी आयुर्वेद में है, और निरोगी वाला भी नियम आयुर्वेद में है, तो रोगी व्यक्ति, मानिए जैसे आयुर्वेद में कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, लेकिन रात के पाचन को देखते हुए सुबह में टहलने जाना है। लेकिन लोग सुबह डकार आ रहा है, कब्जियत है, फिर भी सुबह में टहलना दौड़ना ये सब स्टार्ट कर देते हैं, तो आम तो वहाँ पे जाके इकट्ठा होगा, तो बाद में आर्थराइटिस वगैरह हो जाता है। देखिए ना, जहाँ पे उपवास का सिद्धांत दिया गया, उपवास का मतलब क्या है कि हम अपने बॉडी को मौका दे दिए, भैया अपने आप को ठीक करो, ठीक है। हमारे शरीर में एक अग्नि है, एक फंक्शन है जो कि दोषों को पचाता है, खाना को ठीक बनाता है। एक खाने से कोशिका बनने तक की प्रक्रिया बहुत लंबी। तो कौन कराता है? तो ये हमारा जठराग्नि है, धात्वाग्नि है, भूताग्नि है, ये सब चीजें होती हैं। तो हमारा बॉडी का एक मैकेनिज्म है अपने आप को ठीक करना, क्योर करना, ठीक है। अब इसे यहाँ कट गया, तो कट गया तो क्या ये डिटॉल से पोंछ देने से ठीक हो जाएगा? नहीं होगा। इसके लिए क्या करना है कि इसको नजदीक करके इसको एक बंधन कर देना है, बॉडी अपने आप घाव को भर लेगा, ठीक है। कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं है। हाँ, इसमें बाहर इन्फेक्शन ना हो इसके कारण यहाँ पे मेडिसिन देने की जरूरत है। तो हम अपने बॉडी को मौका तो दें, जैसे तुम अपने को ठीक कर लो। हाँ, इसको ओवर न्यूट्रिशन दिए पड़े हैं, हर 2 घंटे पे खा रहे हैं, तो एक उपवास का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अच्छा, दर्द वाले में जैसे किसी पेशेंट को जोड़ों में दर्द है,
तो मतलब एकदम धड़ल्ले से इस समय देखा जा रहा है कि विटामिन डी का टैबलेट, D3, कैल्शियम। आखिर कारण जाने कि कैल्शियम की कमी के कारण दर्द हो रहा है या कोई और कारण? सबसे मजे की बात है कि एक पेशेंट पिछले 15 सालों से घुटने के दर्द का सफर है, ठीक है। डे फर्स्ट से उसको डॉक्टर साहब कैल्शियम चलाना स्टार्ट किए। 15 साल दवाई कराया तो 15 साल तक विटामिन डी चल रही है और कैल्शियम चल रही है। भाई ये कौन कैल्शियम है जो पूरा नहीं हो रहा है? सही बात है। 15 साल में नहीं पूरा कर पाए तो फिर क्यों दे रहे हो? मत दो। और कोर्स भी है, आसानी से लोग कह देते हैं कि 6 महीना कम से कम कैल्शियम खाइए। हाँ। और यंग एज हो या ओल्ड एज, दोनों में। और इसके बाद यदि पेशेंट स्विच करके आयुर्वेद में आ गया, एक एविडेंस अभी तक नहीं है रिलायबल सोर्स का जो बता दे कि आयुर्वेदिक दवाइयों से लीवर फेल होता है, किडनी फेल होता है। लेकिन हाँ, हम बाजार में खड़ा हैं, कुछ भी बोलेंगे तो आयुर्वेदिक दवाई से नुकसान हो गया, आयुर्वेदिक दवाई से नुकसान हो गया। अब आप सोचिए ना कि ये हम अस्थमा पे बात कर रहे हैं, तो अस्थमा में जो फेफड़ा है इसमें मास्ट सेल हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है। अब मास्ट सेल जो है वो हिस्टामिन रिलीज कर रहा है। हिस्टामिन रिलीज होने से क्या है, तकलीफ हो रही है। जब तकलीफ बनना स्टार्ट हो गया तो ये मास्ट सेल को सप्रेस कर दिया गया, हिस्टामिन को कम कर दिया गया। ये तो सिम्टम में रिलीफ हुआ ना। सही बात है। कहाँ सर्दी है, राइनाइटिस है, कॉमन कोल्ड है, अस्थमा है या कोई भी रिपीटेड होने वाली बीमारी कहाँ क्योर हो पा रही है? क्योंकि कॉज पे ध्यान नहीं है। तो अस्थमा को ठीक नहीं होने का जो कारण हम लोग अभी बात किए हैं, इसमें रोगी को क्या ध्यान देना चाहिए आपके व्यू से? देखिए, पहले तो रोगी ये जाने कि ये डाइजेशन गड़बड़ होने का प्रमाण है, यानी हमारे शरीर में जो भी हम भोजन ले रहे हैं उसका डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है। तो आयुर्वेद को अगर फॉलो कर रहे हैं, अगर इसके द्वारा सही होना है, तो आपको पहले अपना डाइजेशन डॉक्टर से कह के कि मेरे डाइजेशन सही होने के लिए कुछ दवा चलाइए और उन सारी चीजों का परहेज करें जिससे डाइजेशन गड़बड़ हो सकता है। मेरे नजर में ये तो है। दूसरा चीज है कि सेल्फ मेडिकेशन बंद कर दी। सेल्फ मेडिकेशन, हाँ, घरेलू नुस्खे इस समय मतलब आप YouTube पे देख लीजिए, Facebook पे देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे प्रचार में लोग करेंगे घरेलू नुस्खा, 2 दिनों में आपका खांसी सही, 2 दिनों में आपका अस्थमा, टीबी सही। कोविड के टाइम में पेशेंट आया, उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया। क्यों हो गया भाई? काढ़ा पी के। अब क्या हर एक काढ़ा आयुर्वेदिक है? नहीं। आयुर्वेद का मतलब थोड़ी होता है गरम मसाले दुकान में जाके सारा मसाला खरीदिए, उबाल के पी लीजिए। ये तो नहीं है। हर एक बीमारी के पीछे सिद्धांत है। आपसे हम पूछें कि डॉक्टर साहब चावल खाने का कोई साइड इफेक्ट है? आप कहिए कि नहीं है। आपसे पूछे केला खाने का साइड इफेक्ट है? आप कहिए कि नहीं है। आमूमन नहीं होता है। अब कोई एक अस्थमा का पेशेंट केला खाएगा? नहीं खाएगा, नुकसान करेगा। तो किस वस्तु को कब प्रयोग करना है, इसके लिए है ना बीएमएस का सिलेबस बनाया गया है, आयुर्वेद का सिलेबस बनाया गया है कि 6 साल बीएमएस किया, 3 साल आदमी एमडी किया। जब ये घरेलू नुस्खा और किचन का ही सामान पढ़ना था तो उसको 9 साल क्या पढ़ना था? सही बात, क्या पढ़ना था? ऐसे तो सारे दवाई के दुकानदार डॉक्टर बन जाते हैं, बने हुए हैं। श्वास का चिंतामणि रस, त्रिलोक के चिंतामणि रस, इस तरह की दवाइयाँ सेल्फ मेडिकेशन हो रहा है। और जब उसके बाद बिगड़ता है तब कहते हैं आयुर्वेद से नुकसान हो गया। कोई एक बाबा बैठे हुए हैं, वो कुछ बोल देते हैं। मतलब आयुर्वेद में तो आयुर्वेद क्वालिफाइड डॉक्टर का तो जरूरत ही नहीं है, सब डॉक्टर हैं। केस बिगड़ जाएगा फिर घूमेंगे इधर उधर। सबसे फेमस दवा एक आता है आयुर्वेद में जो सबके जुबान पे लगभग रहता है, सीतोपलादी चूर्ण। तो सीतोपलादी चूर्ण या च्यवनप्राश ये पहले घरों पे आसानी से बन जाता था। अब हम उसके बारे में जाने या ना जाने उसमें क्या पड़ा है, क्या क्वांटिटी है, लेकिन धड़ल्ले से ले रहे हैं। अब देखिए च्यवनप्राश पे आप बात कर रहे हैं तो बताते हैं। च्यवनप्राश का वर्णन आचार्य चरक ने किया है रसायन पाद में। तो रसायन पाद में उन्होंने क्या कहा है कि गंदे कपड़े को यदि आप कलर लगाओगे, गंदे कपड़े पर नील लगाओगे तो कपड़ा साफ नहीं होता, अच्छा कलर भी नहीं आएगा। इसके लिए क्या, कपड़े को धुलो, यानी कि पहले शोधन करो। तो पंचकर्म कराइए। पंचकर्म कराने के बाद पेशेंट को रसायन देना है तो उसमें च्यवनप्राश दे सकते हैं। किसे देना है? जिसका धातु क्षय किया हुआ है, ठीक है। ऐसा पेशेंट है जो धातु क्षय किया हुआ है, शरीर विदीर्ण हो गया है, तो वहां पे हमको धातु में बनाने के लिए, बॉडी को रिजुविनेट करने के लिए देना है। या अब एक पेशेंट है, रसायन तो इसी तौर पे दिलाता है कि जरा व्याधिनाशन रसायन, बुढ़ापे के रोगों में या एजिंग को घटाने के लिए। अब ऐसा पेशेंट हमारे पास आ गया जो मोटा है, स्थूल काय है, ठीक है, और रसायन की परिभाषा में कहा गया कि जो अग्नि को नुकसान ना करते हुए डोज लिया जाए, ठीक है। पेशेंट क्या कर रहा है कि मोटा है, संतर्पण जन्य व्याधि में है, ठीक है, च्यवनप्राश खा रहा है, तो भाई च्यवनप्राश नुकसान करेगा तुमको। कौन कहा है तुमको खाने के लिए? वहाँ पे वहाँ शिलाजीत है, बहुत सारे और वहाँ पे ओवर न्यूट्रिशन वाले जो। हाँ, आयुर्वेद तो कहता है कि 2 तरह से बीमारी होती है, एक
अपतर्पण, जहाँ पे न्यूट्रिशन की कमी है, दूसरा संतर्पण, जिनको ज्यादा न्यूट्रिशन दिया गया है, तो ज्यादा वाला कम कर ले, कम वाला ज्यादा कर ले। ठीक है, तो रोगी को यही ध्यान देना चाहिए कि भैया अपनी बीमारी की डायग्नोसिस खुद न बनाएं, पहला बात। किसी भी बीमारी को इलाज कराने के लिए दुनिया के किसी पद्धति में आपको जाना चाहिए, पर क्वालिफाइड डॉक्टर। हर हरे पत्ते का मतलब आयुर्वेद में समझिए। ये एकदम सही बोले यार, कि हर एक घास फूस आयुर्वेद नहीं है। आयुर्वेद अपने सिद्धांतों से आयुर्वेद है, ड्रग से नहीं है। ठीक है, औषधियां नहीं रहेंगी तो भी आयुर्वेद रहेगा, औषधियां हैं तो भी आयुर्वेद है। ठीक है, अब है कि ये अस्थमा जो है, इसके बचाव के लिए मरीज को क्या करने का सलाह दिया जाए अपने क्लिनिक पर, क्योंकि ये वीडियो बहुत लोग ऐसे में क्या है कि जब वीडियो बहुत लोग देखेंगे और जो जेन्युइनली जो जानना चाह रहा है इसके लिए, तो आपका पिछले कई एक साल से एक्सपीरियंस रहा है बीमारियों को ठीक करने के लिए, या हम डॉक्टर्स लोगों का एक एक्सपीरियंस रहा है, तो इसके लिए क्या बताया जाए कि मतलब मरीज क्या करे जिससे उसका बचाव हो और मरीज का हित हो, जो मतलब कि जेन्युइन जो आयुर्वेद को फॉलो करने वाले हैं उनके लिए। आयुर्वेद में अभी हम लोग कुछ समय पहले बात की डाइजेशन को लेकर, तो प्रत्येक रोगी को जो भी अस्थमा से पीड़ित है उसको सर्वप्रथम अपने डाइजेशन के प्रति एकदम सचेत हो जाना चाहिए, और दिनचर्या का पालन करे या ना करे, भोजन जो ले रहा है वो अनडाइजेस्टिव फूड मटेरियल ना ले। दूसरी है कि अगर उसको किसी चीज़ की आदत है, प्रतिदिन अगर वो सुबह टहल रहा है, प्रतिदिन कोई चीज़ ऐसा, जैसे काजू ही हो गया, ड्राई फ्रूट्स में काजू इस समय बहुत लोग यूज करते हैं, तो काजू कहीं अगर यूज वो प्रतिदिन करता है, तो ऐसा नहीं है कि हर एक समय में हर एक मौसम में काजू आपके लिए फायदेमंद ही हो। काजू से कफ भी बढ़ सकता है, काजू से ब्लॉकेज भी हो सकता है। काजू बहुत अच्छा विटामिन का स्रोत है, मानते हैं, लेकिन आपके डाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि काजू आपके शरीर में कितना फायदा करेगा। एक डाइजेशन से रिलेटेड डाइट्स करें। दूसरा है कि आयुर्वेद में मौसम का ध्यान रखें। जैसे अस्थमा का जो कफ काल, आयुर्वेद के अनुसार जो कफ काल होता है वो प्रत्येक साल जनवरी, फरवरी, मार्च के महीनों में, जैसे कोरोना भी आया था कुछ समय पहले, मार्च के समय में ही आया था, तो कफ की बढ़ने की स्थिति जो है वो जनवरी से मार्च के बीच में है आयुर्वेद अनुसार। तो उन 3 महीनों में कफ को बढ़ाने लायक कोई मेडिसिन या कोई खाद्य पदार्थ ना लें, और जब भी उसका समन का समय है उसमें पंचकर्म का सेवन करें। पंचकर्म में आपको बस्ती ले लें या वमन करा लें, जो वमन का काल हो उसमें वमन करा लें, बस्ती के समय में बस्ती करा लें। ये तो हो गया नॉर्मली। दूसरा है कि एट रैंडम हम क्या करें, अगर मुझे अस्थमा है, हम आयुर्वेद से सही होना चाह रहे हैं, तो डाइजेशन का प्रॉपर ध्यान रखें, और ऐसी कास्ट औषधि है किसी डॉक्टर से मिल के चुन लें कि मेरे प्रकृति के अनुसार, अगर 7 तरह की प्रकृतियां हैं, कफज, वातज, पित्तज ऐसे करके, तो मेरी कौन सी प्रकृति है और मेरी प्रकृति के अनुसार कफ को सही करना, अस्थमा को सही करने के लिए क्या मेडिसिन उचित हो सकती है। किसी भी आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास जाएं और अपने प्रकृति का निर्धारण करें। पढ़े लिखे हुए हैं, डिग्री वाले जिनको सरकार ने सर्टिफाइड किया हुआ है, वैसे लोग जो डिग्री लिया हो आयुर्वेद से, जो बीएमएस किया हो, उन्हीं डॉक्टरों के पास जाके अपनी प्रकृति का निर्धारण कराएं कि मेरी प्रकृति के अनुसार कौन सी कास्ट औषधि है जो हम ले तो अस्थमा सही हो जाए। अस्थमा छोटी मोटी बीमारी नहीं है, अस्थमा असाध्य रोगों में आता है। आयुर्वेद भी इसको असाध्य रोग मानता है। नेबुलाइजर ले रहे हैं या आपको पंप ले रहे हैं, वैसी स्थिति में आप हैं, और तब जब आप आयुर्वेद में जा रहे हैं तो आपको और सचेत रहने की जरूरत है। आप भी कुछ कहें इसके बारे में? मेरा जहाँ तक मानना है कि जिसको हम लोग पहले बात कर रहे थे कि बीमारियां 2 तरह की, एक ओवर न्यूट्रिशन, एक माल न्यूट्रिशन। ठीक है, अब क्या होता है पेशेंट लोगों में कि अस्थमा भी 2 नेचर का है। पहला जिसमें कफ ज्यादा है, ठीक है, और दूसरा जिसमें वात का प्रकोप ज्यादा है, यानी ड्राई कफ है, खांस रहे हैं, कफ गिर नहीं रहा है, सांस फूल रहा है, माथे पे पसीना आ गया, जीभ लटक गया, होठ फूल गया, पीठ में खुजली होने लगी, कॉन्स्टिपेशन बन गया, ये आपका जो है वात का लक्षण हो गया। दूसरा वाला इसमें कफ है, हर बार थूक रहे हैं, काफी सारा कफ आ रहा है, फेन युक्त कफ आ रहा है, तो दोनों के लिए जो आपका बचाव का तरीका है वो अलग हो जाएगा, प्रकृति के अनुसार अलग हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, तेल जहर नहीं है। पहला बात ध्यान रखिएगा, तेल जहर नहीं है। हजारों सालों से हमारे आपके परिवार में तेल का प्रयोग सब्जी बनाने के लिए, पराठा बनाने के लिए, पूड़ी बनाने के लिए अलग अलग समय पे किया गया है, स्नेहन करने के लिए। मतलब कि तेल नुकसान नहीं करता है। हाँ, अब ये है कि तेल का मतलब रानी कंपनी का,
या अमुक कंपनी का तेल नहीं होता है। तेल का मतलब होता है सरसों तेल, तेल का मतलब होता है तिल तेल, तेल का मतलब होता है किसी भी बीज जिसमें से तेल निकलता है उसको कोल्हू में से निकाला जाए और वो तेल का यूज किया जाए। ठीक है, तो तेल का प्रयोग जो होता है वो कफ के लिए और वात के लिए दोनों के लिए फायदेमंद है। तो यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है और आपको लग रहा है कि हमें कुछ करना चाहिए या कुछ हम करना चाह रहे हैं, तो तेल का यूज स्टार्ट कर दीजिए। तेल लीजिए, एक चुटकी नमक लीजिए, ये सीने पे पूरा अच्छे से मालिश करना स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद थोड़ा सा शरीर में पसीना हो, इसके लिए या तो मोटा कपड़ा ओढ़ लीजिए, हल्का व्यायाम कर लीजिए, हल्का, ज्यादा नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं कि आप जिम जाके गए 2-3 घंटे पलदारी कीजिए। ठीक है, मसल्स बनाना, वर्कआउट करना, डोले फोले एप्स तैप्स बनाना, ये एक हेल्दी पुरुष के लिए जरूरी नहीं है, और जिसका बना हुआ है वो हेल्दी नहीं है। बना, आप देखिए ना सिद्धार्थ, इतना अच्छा बॉडी फिजिक लेने के बाद क्या हुआ, अचानक कार्डियक अरेस्ट आ गया। हमारे यहाँ कहा गया है कि अर्धमात्रा व्यायाम करना है। यार ओवर क्यों कर रहे हो भाई? कभी भी कर रहे हो, शाम में कर रहे हो, बातें काल में कर रहे हो, रात में 12-12 बजे लोग जिम कर रहे हो। भाई तुम्हें मतलब हमारे यहाँ तो जो मजदूर है वो बेचारा 2 रुपए कमाने के लिए वो मेहनत कर रहा है, वो श्रम कर रहा है, वो पलदारी कर रहा है, वजन उठा रहा है। तुम पहले तो डाइट ठीक रखो, और डाइट ठीक रखने के बाद जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली काम करो। ठीक है, तो जब भी आपको डिसाइड करना है क्या करना है, जो बेसिक चीजें हैं जो तुम्हें सब कोई कर सकता है वो चीजें मैं बताऊंगा, और जो स्पेशलाइज चीजें हैं उसके लिए आपको डॉक्टर से मिलना ही पड़ेगा। अब जैसे मानिए कि एक बिहार का आदमी है, ठीक है, और दूसरा एक हरियाणा का आदमी है, ठीक है, तीसरा एक मानते हैं कि इधर समुद्री क्षेत्र का कोई आदमी है। तीनों को एक ही बीमारी है। आयुर्वेद में तो इसका तमक श्वास प्रतमक श्वास का ही भेद है, पर उतना के में हम लोग नहीं जाते हैं। अस्थमा कॉमनली सब कोई जानता है, तो एक नॉर्मल नेम दे दिए चलिए। तो ये तीनों अस्थमा के मरीज हैं। अब ये तीनों एक ही तरह का नुस्खा या एक ही तरह का लाइफस्टाइल या एक ही तरह का रूटीन से क्योर होंगे? नहीं होंगे, एकदम नहीं होंगे, क्योंकि भाई बीमारी ऐसे आती ही नहीं है। बीमारी आने का जो मूल कारण बनता है हमारे यहाँ वो है कि मिथ्या आहार और विहार, यानी आपने गलत खाया और गलत तरीके से जिया तो बीमार हो गए। और कई बार क्या होता है अपने यहाँ तो खास करके देखने को मिलता है, क्योंकि जब हम लोग बच्चों में प्रैक्टिस करते हैं देखते हैं कि श्वास, निमोनिया, कास के पेशेंट सबसे ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद से डायरिया इत्यादि के, यानी कफ संबंधी बीमारी के। तो उसमें देखना है कि कहीं फैमिली हिस्ट्री में तो नहीं चल रहा है, क्योंकि अपने यहाँ तो बताया गया है कि यदि फैमिली हिस्ट्री माने किसी के परदादा को कफ था, अस्थमा था, पिताजी को था, मम्मी को एलर्जी है, तो बच्चे को भी होगी। ठीक है, मैक्सिमम चांसेस है। बचने का तरीका भी दिया गया है। भैया प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले आप कहीं जाइए, पंचकर्म कराइए दोनों लोग, फिर बढ़िया अपनी औषधियों का सेवन कीजिए, बीज पुष्टि अंड पुष्टि कीजिए, दोनों का क्रोमोसोम ठीक होगा, फिर मीट कीजिए। इस प्रक्रिया को यदि करना चाहे तो करे, और एकदम हेल्दी संतान ले जाए, कोई बीमारी नहीं। हिस्ट्री में आता है ना कि सबके यहाँ घर में सब खानदान में का बाल गिर रहा है, उस घर में सब बाल गिरने वाले हैं, सबको बालनेस की प्रॉब्लम है, सब गंजे हैं। अब बच्चा मेरा या बिटिया मेरी हो, इसका बाल प्रॉपर है, ठीक है, या सब काले काले हैं, ज्यादा करके मेरा बेटा गोरा हो, ठीक है, इसके लिए भी उपाय दिया गया आयुर्वेद में। लेकिन चीजें हैं कि आपको सही जगह जाकर पता करना होगा। यूट्यूब पर क्या है, यूट्यूब पर लाइक्स के लिए कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है। जितना ज्यादा आप गरम मसाले की तरह बोलिएगा उतना ज्यादा वीडियो, जितना झूठ बोल दो, जितना झूठ बोलिए। मतलब हमें समझ में नहीं आता कि यूट्यूब पर हम देखते हैं वाघभट्ट के नाम पर ऐसे ऐसे थियरीज दिए गए हुए हैं। जो वाघभट्ट की 3 किताबें अपने यहाँ हैं भारत में, एक है आपका रसशास्त्र का रसरत्न समुच्चय, दूसरा आपका किताब हो गया अष्टांग हृदयम, और तीसरा अष्टांग संग्रह। तीनों में नहीं लिखा है भाई ये कौन से वाघभट्ट थे जिन्होंने ये सब बातें लिख डाली, यानी किसी को मन में आया। ठीक है, कौआ कान लेकर गया, कोई नहीं देख रहा है कान गया कि नहीं गया, कान यहीं है, लोग खोज रहे हैं। तो ये भ्रम सदियों से चला है, ठीक है, और अभी भी है। तो बचाव के लिए क्या करना है कि पहले अपना जो लाइफस्टाइल है उसको नोट डाउन करना स्टार्ट कीजिए मेरे अकॉर्डिंगली। आज सुबह मैं उठा 5 बजे, 7 बजे, 12 बजे, 1 बजे, मतलब नहीं है, आप लिख डालो, ठीक है। क्या खाए उसको लिखो, कहाँ गए, कहाँ घूमे, सिगरेट पिए नहीं पिए, दारू पिए नहीं पिए, क्या किए, सब नोट डाउन करो। इस प्रक्रिया को 10 से 15 दिन तक करो, ठीक है। अब उसके बाद से क्या है, जब आप किसी डॉक्टर के पास जाकर अपना दिनचर्या है, सर मेरा ये लाइफ रूटीन है, डॉक्टर देख के तो फाइंड कर देगा कि ये तुम्हारा इस बीमारी का कारण बन रहा है। तो जब इस बीमारी का कारण बन रहा है पता चल गया, तब उसके बाद आप इसका एंटी, क्योंकि
नियम ही है कि सर्वदा सर्वभावानम सामान्यम वृद्धि कारणम, और हास हेतु विशेषण से प्रकृति रूपे सतु। तो जो हास होने वाला चीज है, जो नुकसान पहुंचाने वाली चीज है, वो चीज यहाँ पे उसको हटा दीजिए, उसका विपरीत करने लगिए। ठीक है, तो ये चीजें इस तरीके से आयुर्वेद काम करता है। आयुर्वेद का मतलब ऐसा नहीं है कि पूरे दुनिया के लिए एक ही फॉर्मूला, हमारे किसी मेडिसिन का डोज नहीं दिया गया है। सही बात है। लिखा गया रोगी के बल, काल, देश के अनुसार चिकित्सा कीजिए। ठीक है, फिर से अधारणीय वेग वाली बात आती है। अधारणीय वेग, हाँ, अधारणीय वेग में माने 13 प्रकार की वेग है जो शरीर को, जो एकदम उचित है, उसको रोकना नहीं। रोकना है, थूकना, बोलना, छींकना, पेशाब की गति को रोक लेना, या आपको टॉयलेट लगा है, लैट्रिन लगा है, फिर भी आप रोक रहे हैं, ये सारे वेगों को नहीं रोकना है। इससे भी तो हो सकता है। ये है कारण है सर। ये मतलब हमने देखा पीसीओडी का तो जबरदस्त कारण है। अब फीमेल हैं, उनको टेंडेंसी है पेशाब रोकने का। भाई क्यों रोके हुए हो? ऑफिस में का यूरिन का व्यवस्था नहीं है, जाते क्यों नहीं हो? मन नहीं करता है। मन नहीं करता है, क्या जवाब है भाई? और इस तरह से कर रहे हैं। एक तो और अब नया में देख लीजिए, एक नया वेग लोग उदाहरण कर रहे हैं कि मुझे क्वालिटी टाइम हस्बैंड के साथ एक्सपेंड करना है, या मुझे बाहर जाना है, तो उसके लिए वो हार्मोन्स पिल्स लेकर मेंसेस को आगे बढ़ा रहे हैं। अब भाई तुम मेंसेस को क्यों रोक रहे हो? तो नेचुरल चीजें हैं। अब तुम रोकोगे तो क्या लगेगा कि तुम्हारी बॉडी पे उसका रिजेक्ट नहीं आएगा? पड़ेगा ही पड़ेगा। और आर्तों के रोकने से, आर्तो दुष्टिजन्य व्याधि, पूरा गर्भाशय इन्वॉल्व, रक्त धातु इन्वॉल्व, मन इन्वॉल्व, पूरा सिस्टम को क्रैश कर दिया भाई 2 दिन के लिए तुम। और फिर उसके बाद से तुम कंप्लेन करोगे किसी और चीज को, भाग्य को, दुर्भाग्य को, इसको उसको। ठीक है, तो ये चीजें हैं कि मतलब शरीर में जो भी नेचुरल अर्जेंस हैं, जैसे आंख से आंसू गा रहा है, आ जाने तो कोई दिक्कत नहीं है। छींक रहे हैं भाई, छींकता सबको ही है, रुमाल रख लो, ऐसे हाथ कर लो, एक्सवाइजेड जो भी आपको करना है आप कर लीजिए, लेकिन छींक आ रहा है छींक लीजिए। लेकिन जानते हैं सर क्या है? अभी कल्चर्ड होने का मतलब है कि छींक आया तो छींक रोक कर, लोग बोलता है सॉरी, प्यार से छींके। किसको सॉरी बोल रहे हो भाई? तुम बाहर जाके छींक लो, क्योंकि तुम एक छींक रोकने का मतलब है कि तुम एक तो पहले ब्रेन में डैमेज कर रहे हो, और कितनी बीमारियों को न्योता दे डाले। और उस वेग को कितने स्पीड में लगभग? हाँ, वो मतलब कि आपका 300 मील पर आवर है, इतने स्पीड से। उतनी स्पीड से जो आ रहा है उसको आप रोक ले भाई। बॉडी पागल है, कुछ फेंकने के लिए एकदम प्रेशर लगाया, तब तो खांसी है, उसका वेग रोक रहा है लोग। इसके बाद से शुक्र का वेग, शुक्र वेग तो गजब मतलब स्थिति है सर कि इसके खैर कभी बाद में ही चर्चा करेंगे कभी हम लोग। फिर मल का आपका वेग है, लैट्रिन रोक रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, मम्मी पापा इतने बिजी हैं कि बच्चे से पूछते हैं कि लैट्रिन गया कि नहीं गया, 3-3 दिन नहीं गया, 4-4 दिन नहीं गया, तो क्या मेडिसिन से जाएगा लैट्रिन? उसको आदत पकड़ाना पड़ेगा। फिर जाओ, बच्चा बिस्तर पे पेशाब कर दे रहा है, तो भाई बच्चा बिस्तर पे पेशाब कर रहा है तो मेडिसिन की जरूरत पहले नहीं है। पहले बच्चे को जगाओ, एक बार बाथरूम कराओ, एक बार रात में कराओ, फिर एक बार मध्य रात में कराओ, फिर देखो बच्चा करता है कि नहीं करता है। सही बात, आदत भी तो पकड़ानी होगी ना। तो ये सब चीजें हैं। तो सर अब बात आती है जो सबका एकदम पसंदीदा टॉपिक है कि घरेलू नुस्खा कुछ मिल जाए आयुर्वेद में इसके लिए, रामबाण टाइप का नुस्खा कोई। तो आपके नजर में कुछ है क्या ऐसा रामबाण नुस्खा? आप पहले बताइए फिर। देखिए, रामबाण नुस्खा जैसा कुछ तो नहीं है, ठीक है, एकदम नहीं, होता ही नहीं है, ठीक है। मेरे राय में पूरे भारत में, पूरे विश्व के लोगों के लिए अस्थमा यदि उनका पेशेंट है, 3 काम करे, फायदा नहीं करेगा, नुकसान नहीं करेगा। चाहे वो कफ वाला हो, वात वाला हो, एलर्जी वाला हो, एक्सवाइज कोई भी हो। क्या करना है? सुबह उठिए, जब नहाने जाना हो, शावर लेने जाना, उसके पहले सरसों का तेल लीजिए। नहीं मिल रहा है तिल तेल ले लीजिए, वो भी नहीं मिल रहा है तो फिर जो भी तेल मिल रहा है, मतलब तेल लेकिन नेचुरल होना चाहिए, ठीक है। केरोसिन ऑयल, पेट्रोल नहीं यूज करना है, ठीक है। उसमें 1 चुटकी सेंधा नमक डालिए। इसको लेकर के प्रॉपर ये सीने के एरिया में, पीठ में अच्छे से 2-3 मिनट मालिश कर लीजिए। इसके बाद थोड़ा सा यदि वेग नहीं है, 2 कंडीशन होता है इसमें, अस्थमा का वेग आया है, पेशेंट हाँफ रहा है, तो हाँफ रहा है तो वैसे कंडीशन में किसी भी चीज़ से इसको सीने को गर्म करना है। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि पेशेंट बालू की पोटली बना ले, उसको गर्म करके सीने सेंक ले। यदि ऐसा कंडीशन है जहाँ पेशेंट स्वस्थ है, बार बार होता है बट अभी नहीं है अटैक, तो थोड़ा सा फिजिकल वर्कआउट, थोड़ा प्राणायाम या थोड़ा सा सूर्य नमस्कार कुछ ऐसा करे ताकि थोड़ा पसीना आ जाए बॉडी में। ये हो गया। इसके बाद पेशेंट 15-20 मिनट आराम करे, फिर हल्का गर्म पानी से सर पे ना गिराते हुए सीने से नीचे का अच्छे से नहा ले, या फिर ठंडे पानी, मतलब एकदम चिल्ड पानी तो नहीं, नॉर्मल पानी से नहा ले, ठीक है। एक ये, और दूसरा
कि हर वो उपाय करे जिससे कब्ज ना बने। सही बात। ठीक है, तो कब्ज नहीं बनेगा ना तो उसको अस्थमा काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। और यदि अस्थमा का अटैक है आपको तो एक चीज और ध्यान में देने वाली है, अति व्यवहार ना करें। व्यवहार मतलब कि ऐसा कोई भी कमिटमेंट या एक्ट या कुछ भी जिसमें आप अपने स्पर्म को रिलीज कर रहे हो, ठीक है, चाहे वो हस्तमैथुन का तरीका हो, मस्टरबेशन हो, सेक्स हो या कोई और प्रक्रिया हो, ठीक है, जो भी अब समाज में चल रहा है उससे थोड़ा अपने आप को बचा कर रखें। ऐसा नहीं करें कंप्लीट बंद कर दें, थोड़ा एहतियात बरतें। तो इससे क्या है ना कि ये अटैक आने कम हो जाएंगे। और इसके बाद ये तेल का जितना ज्यादा यूज करेगा, बाल में लगाया, सर में लगाया, देह में लगाया, हाथ पैर में लगाया, सब उसको फायदा करता है। नाभि में भी लगा सकता है। हाँ, एक काम और कर सकता है कि सरसों तेल 1 चम्मच लेकर के, नॉन डायबिटिक है तो थोड़ा सा मीठा ले ले, गुड़ बोलते हैं उसको, या जैगरी इंग्लिश में बोलते हैं, उसको लेकर के मिलाए और मिला करके खा के 1 गिलास गरम गरम पानी सुबह सुबह पी ले, तो ये भी फायदा करता है। ओवरऑल मतलब कि कंक्लूड में इस तरह से करूंगा कि यदि अस्थमा है और उसके लिए घरेलू नुस्खा चाहिए तो बस यही 2-3 चीजें मैं प्रिस्क्राइब करता हूँ। हाँ, ठंडे से बचे या ऐसा कुछ चीज जो उसको लगता है कि ये करने से मेरे को ये प्रॉब्लम आती है, उससे परहेज करें। ठीक है, बाकी डॉक्टर से जाकर मिले, डॉक्टर से खोज के बताया क्या आपको कमी है। मैं भी कुछ नुस्खा बता दूं? हाँ बिल्कुल बता दीजिए। देखिए, तुलसी का पौधा सर्वत्र व्याप्त है, हर जगह लोग आंगन में पूजा के लिए भी रखते हैं इंडिया में। अदरक हर जगह प्राप्त है। तो मेरे अनुसार तुलसी का 5 पत्ता लें, छोटा सा एक लहसुन के जावे के बराबर अदरक का टुकड़ा लें और सेंधा नमक या कोई भी नमक का काढ़ा बनाए और पिए। ये आप अगर बहुत क्षीण अवस्था में है तो थोड़ा सा उसमें घी भी मिला सकते हैं। ये घरेलू नुस्खा हो गया। दूसरा आप बताया आपने कि सरसों का तेल और गुड़ दोनों को बराबर मात्रा में मिक्स कर लें, मिक्स करके 1 चम्मच लें, उसके ऊपर से गर्म पानी पिए। साथ में आप वात के अनुलोमन के लिए, यानी आपका अगर टॉयलेट सही नहीं होगा तो कफ की वृद्धि और होगी, तो एरंड तेल का यूज कर सकते हैं। एरंड तेल आप रात में सोते समय ले लीजिए। यहाँ पर एक चीज हम बोलना चाहेंगे जो लोग देख रहे हैं उनके लिए, कि सर ने जो तुलसी पत्ता अदरक वाला कॉम्बिनेशन दिया है बहुत अच्छा है, यूज कर सकते हैं। पर ऐसा कोई पेशेंट जिससे एसिडिटी बनती है एक्सट्रीम वाली, एकदम पेट में जलन हो रहा है, जलन मच रहा है, वो इसको करने के पहले एक बार जरूर डॉक्टर से कंसल्ट कर ले। ठीक है, या एक आध बार करके देख ले, नुकसान थोड़ा भी लगे तो उसको बंद कर दे, या उसमें थोड़ा घी मिक्स कर ले। अदरक का डोज कम कर सकता है, तुलसी पत्ता का डोज कम कर सकता है, तो ठीक है। क्योंकि ये जो भी चीजें बताई, जो मैंने बताया सो या सर ने बताया सो, ये हमारे नजर में अच्छा है, ठीक है, पर ये पूरे दुनिया में 7 अरब लोगों के लिए फायदामंद होगा, इसकी गारंटी नहीं दे रहे हैं। ठीक है, इसके लिए पर्सनल कंसल्टेंसी रिक्वायरमेंट होती है। डॉक्टर से मिलिए, डॉक्टर आपका देखेगा, चीजों को समझेगा, फिर उसके बाद करेगा। ये भी हो सकता है कि ये सारे नुस्खे पहले से आप लोग जान भी रहे हैं, ये भी होता है। ठीक है सर, तो फिर आज हम लोग इस टॉपिक को यहीं बंद करते हैं। यदि किसी का कुछ क्वेरी बनता है, ठीक है, और यदि लोग कमेंट में डालते हैं तो फिर उस पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो अब आज इस टॉपिक को हम लोग बंद करते हैं। यदि आप लोग कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट में डालिए, और फिर आप जो भी आंसर होगा हम लोग अपने समझ के हिसाब से, जो हम लोग शास्त्र पढ़े हुए हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको आधार पर रिजल्ट हम लोग आंसर करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर नमस्कार।